अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट आवाज़ संजम चौहान। आजकल मुल्क के अंदर जो कानून के अंदर अनस्टेबिलिटी चल रही है, उसके ऊपर आजकल बड़ी बहस शुरू हुई है कि नून लीग मामूल के मुताबिक ये कानून के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ करके अपनी हुकूमत को बचाने का एक अंदाज़ उनका जो पुराना है, जो निराला अंदाज़ है, वही आज उन्होंने दोबारा दोहराया है। ये बात जो है वो डिस्कस की जा रही है कि ये जो गैर आइनी इक़दामात उठाए जा रहे हैं, कभी फुल बेंच बनाया जा रहा है, कभी उसको गिराया जा रहा है, कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके इख्तियारात को सलब करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये क्या करने जा रहे हैं? क्या ये जिस तरह से इन्होंने एक बार पहले जो है वो सज्जाद अली शाह साहब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, उनके भी इख्तियारात को माजूल करके और उनके इख्तियारात को कम करके इन्होंने अपने ज़ाती मुफादात उठाए और उनको तजलील जो है वो अलग से किया था। तो क्या ये वही सिचुएशन करने जा रहे हैं? आखिर ये अपनी सियासी साख बचाने के लिए कानून की भी कुर्बानी मांगते हैं। बस भाई, सबसे पहले तो ये है कि कानून को हम डिफ़ाइन करें कि कानून उनके लिए है भी या नहीं है। कि उनसे ये सवाल पूछें कि जिस रात इमरान खान ने नए इलेक्शन की तारीख दे दी थी, असम्बलियाँ डिसॉल्व करके, उस रात सो मोटो लेके दोबारा इन लोगों को बहाल करना किस कह लें कि कानून के तहत आपने बहाल किया था? क्योंकि ये कानून मौजूद है ना कि आप असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं। उस टाइम पे आपने इनको स्ट्रेंथन किया और पाकिस्तान में राइट इज़ माइट वाली सिचुएशन हमेशा आपको पता है कायम रहती है। आज एक क्लर्क जो छोटे लेवल पे बैठा है, उससे लेकर एंड तक पूरा तालाब जो है ना वो गंदा हुआ पड़ा है। कानून मानने को कोई तैयार नहीं। जिस टाइम पे नून लीग को ये लगता है कि सो मोटो लेने से हमारी हुकूमत आ रही है, उस टाइम पे अदलिया ठीक है। जिस टाइम पे सो मोटो लेने से अब उन्हें लगता है कि हमें इलेक्शन करवाना पड़ेगा, तो अब वो कहते हैं कि सो मोटो लेना ही एक बंदा अकले कुल तो नहीं हो सकता ना चीफ जस्टिस, ये उनका कहना है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हिस्ट्री है ना वो माफ़ नहीं करेगी। इस टाइम पे इनको लगाम डालने के लिए यहाँ पे कोई ताकत मौजूद नहीं है। मैं लॉयर्स का एक पूरे बार बैठी है, सुप्रीम बार बैठी है, पंजाब बार काउंसिल बैठी है, यानी हमारे वोकला हजरात जो हैं वो बैठे हैं, वो ये बात सभी कर रहे हैं कि अगर आज कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी तो पहले ही मुल्क जो है वो इतना खमियाजा उठा चुका है, इतने नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर चुका है। इकनॉमिक एमरजेंसी तो पहले ही मुल्क के अंदर नाफिज हो चुकी है, मुख्तलिफ तबकात जो हैं वो इसकी ज़द में आ चुके हैं। और अब अगर हम कानूनी पेचीदगियों के अंदर अगर हम चले जाएंगे, ये दो जो जमातें आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, इसमें एक जो कॉमन आदमी है वो पिस रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा। अब वो डील जो है, मेरी बात सुने, वो डील जो है वो उनके साथ ये हुई है कि आप जनाब आ जाएं, इकॉनमी को आप बेहतर करें और उसके बाद जो है आपको जो है ना वो इलेक्शन में जाने के लिए आप लोगों को नारा दे सकते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि यार हम आ गए हैं, आप साद रफ़ीक का इंटरव्यू उठा के देख लें, आप एहसन इकबाल को देख लें, आप ख्वाजा साद को देख लें, उसको आसिफ को देख लें, आप उनके बेशुमार जो लोग हैं वो टेलीविज़न पे बात करते हुए ये कहते हैं कि हमें इस जो है ना वो कुएं में धकेला गया है, हमें इस प्लान में धकेला गया है और अब हम ये खमियाजा क्यों भुगतें? हमें देखें, अब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई इसलिए हो गई है क्योंकि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा जो किया था उसमें ये था। तो भाई अगला बंदा सवाल ये पूछ लेता है कि आप क्यों आए, फिर आप उसे 5 साल पूरे करने देते हैं। ये तो अब मेरी बात सुने, जो डील है इनकी अंदर की खबर ये है कि ये 2 साल इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, लेकिन उसमें मुआशी जो आपकी स्टेबिलिटी है वो भी तो नहीं ना हो रही। अब डार साहब को ये लेके आए, मिफ्ताह इस्माइल को इन्होंने निकाला कि भाई जी इससे तो डॉलर काबू नहीं आ रहा, डॉलर की जो है वो बढ़ती हुई जो उड़ान है या उसकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है। तो उधर से जैसे वो जहाज़ में बैठे, डार साहब ने कहा जी अब मैं जा रहा हूँ, अब आप देखिए डॉलर कैसे नीचे आता है। अब डार साहब जो है कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं भाईजान मैं तो आया था, लेकिन मैंने ये थोड़ा ही आपको एफिडेविट दिया था कि मैं आऊँगा तो मैं डॉलर को नीचे लेके आ जाऊँगा। वो इकोनॉमी बेहतर करने के लिए नहीं आया था। तो और क्या डॉलर कमाने आया? नहीं, वो आया था भाईजान कि जो उनके ऊपर केसेस थे ना उनको सेटलमेंट करवाने आए थे। ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये अपने केसेस की सेटलमेंट के लिए आए थे
और आप देख लें उनके केसेस सारे जो हैं वो नल एंड वाइड करके बाहर फेंक दिए उन्होंने। सर वो हो गई जी केसेस इन्होंने नल एंड वाइड कर दिए। अब मकसद ये है कि चलो अपना मकसद हल करते हैं, अब मैं- अपने केसेस खत्म करते हैं। ये एक नया जो मैं पिंजौरा आपको इन्होंने खोला बताता हूँ। बेसिकली वो आए हैं, उन्होंने कहा कि हम एक तो ये है कि इमरान खान ने जो फंड वगैरह इकट्ठे किए हैं ना वो हम देंगे एमएनएज़ को। एमएनएज़ को देने के बाद हम वोटर भी अपनी तरफ कर लेंगे, केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएंगे। अब मसला ये हुआ कि जब इमरान खान उतरा, इमरान खान उतरने के साथ ही पूरी कौम जो है वो जाग गई। अब ये तो ना तो ये प्लानर के पास इसका बी प्लान था और ना ही इनके पास था बी प्लान, ठीक है। तो जैसे ही कौम जागी, अब जो स्ट्रीट पावर होती है ना बेसिकली, तो वो ये सारे के सारे लोग जो है ना वो पहले स्ट्रीट पावर पे ही खेलते रहे, अब वो इमरान खान के साथ है। देखिए ना, पहली दफ़ा हुआ है कि कोई लीडर जो है वो अपने घर में, और उसको ये 76 साल से आप किताबों में पढ़ लें और हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि ये जिसको चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, पता नहीं हम ऐसी बातें कर रहे हैं लेकिन चलें कि ये जिसको चाहते हैं उसको उठा के कुर्सी पे बिठा देते हैं, जिसको चाहते हैं उठा के जेल में फेंक देते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इन्होंने किसी बंदे को उतारा है और उसको जेल में नहीं डाल सक रहे, उसको ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर पा रहे, ये पहली दफ़ा हुआ है। अब इनके पास प्लान बी है नहीं, ये कोई भी काम करते हैं इनको जनाब बहुत ही बड़े लेवल की जो है ना वो आगे से कुव्वत मदाफ़त पैदा होगी कौम में। इनको शटअप कॉल आ जाती है, शटअप कॉल आती है, सोशल मीडिया से आती है, टेलीविज़न से आती है, बराह रास्त आती है, फिर लोगों को उठा रहे हैं, कभी किसी को उठा लेते हैं, कभी किसी को उठा लेते हैं, नंगा करते हैं, मारते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना बेसिकली अब लोगों के पास पहुंच रही हैं। पहले ये होता था कि पीटीवी सिर्फ होता था, खबर पहुंचती नहीं थी। अब सोशल मीडिया है, हर जगह पे वीडियो बन रही है, हर जगह हर बंदा इस बात को सुनता है और उसके अंदर और गमो गुस्सा पैदा हो जाता है। अब ताकत का और ज़िद का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें कहीं पाकिस्तान नहीं है, इसमें कहीं कोई इकॉनमी नहीं है, इसमें कोई पाकिस्तानियत नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुल्क कौन सा आने वाले वक्तों में आप क्या देखते हैं, अगर हमारी ये कानून की जो स्टेबिलिटी है अगर ये कायम नहीं रहेगी, आप देखिए स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, राहजनी डकैती वारदातें फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके साथ ये है कि मजलूम की दादरसी कोई करने वाला नहीं है, कोई अमीर को जो है, ये उमरा हजरात जो हैं ये कब तक बचे रहेंगे। अगर आज हम बिलफर्ज गरीब लुटा जा रहा है, मीडियोकर लुटा जा रहा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कल को जो मुस्तकबिल में जो अभी मुझे ये ख़दशा हो रहा है कि अगर ये कानूनी पेचीदगियाँ ऐसे चलती रहीं और हमारी स्टेट जो है वो सही तरह वर्क ना कर पाई, हमारी नए नए पॉलिसीज़, नए नए कानून, हमारी मुआशी सूरत हाल को देख कर अगर इसमें बेहतरी ना लाई गई तो लोग तो एक दूसरे के गले काटने तक चले जाएंगे। और आप देखते हैं कि अब राह चलते जो है लोगों को इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से, मुआशी जो कत्ल हुआ है, जो हमारे पास गुर्बत है, जो हमारे पास अफलास है, भूख है, उसकी बुनियाद पर जो है वो आजकल जो है वो कत्ल किया जा रहा है। डाकू दिन दहाड़े मार देते हैं, रात को मार देते हैं, हम बाहर निकलने से भी कासिर हैं। तो अगर कानून की बालादस्ती हो, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मजबूत होंगे तो तभी जाके मेरे ख्याल में हम कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे, हमारे अंदर जो है वो एक तवाज़न आएगा, हमारे इदारे फलेंगे बढ़ेंगे, हमारी जो इंडस्ट्री है वो फलेगी बढ़ेगी और हमारी गुर्बत को जो है वो कम होगी, तो ये जराइम भी कम होंगे। तो आप मतलब क्या समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये स्टेबिलिटी आ सकती है? बेसिकली ये स्टेबिलिटी जो है ना वो साफ और शफाफ इलेक्शन, इस्टेब्लिशमेंट का रोल ख़त्म हो, इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन होने के बाद एक सरबराह बन जाए, ठीक है, उसके ऊपर सारे एतमाद करें। आप ये देखें कि भारत जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं, नोकिया सैमसंग वगैरह जो है ना वो अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मोदी डिक्टेट कर रहा है। पूरी दुनिया पता है कि मैं अब्बास भाई से बात करूंगा तो पूरा गांव जो है ना इसके पीछे है। अब इधर जो है वो मसला ये है कि सरदार ज़्यादा हैं। अब बंदा बाहर वाला परेशान है कि मैं अपना जो हम कोई कारोबार करना चाहें, हम कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें, हम बात किससे करें? ठीक है,
हमने बड़ा जो है ना अजीबोगरीब खौफ पाल रही है कि हमें शायद अल्लाह ना करे कोई कुचलने के लिए हर वक्त मेहनत कर रहा है भारत, ठीक है जी, हमें तो शाम बना देंगे जी, हमें तो फलाना बना देंगे जी, फलाना कर देंगे। लोगों के पास वक्त नहीं है लड़ने के लिए, लोगों के पास वक्त नहीं है। अब जो आपकी जंग है वो इकॉनमी की जंग है। आपको अब आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, IMF आपको वहाँ तक ले आया कि अब वो आपसे कहेगा कि हमारी ये ख्वाहिशात पूरी करें तो आपको करना पड़ेंगे, आपके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब तो मुझे ये बताएं कि आप कहीं पे भी ये नहीं हो सकता कि डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो, और जमहूरियत अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे नाम नहाद जमहूरियत जो मौजूद है, तो जमहूरियत का हल ये है कि जो लोग जिसके पास खड़े हो जाएंगे उसको हक है हुक्मरानी का। अब ये जिद लगा लेना कि नहीं जी हम एक फलां के हाथ में जो जी एक फलाने के हाथ में हम मुल्क नहीं दे सकते, हमारे बाप का मुल्क है, वो अवाम का मुल्क है ना, अवाम चाहती है कि फलां बंदे को ले आए। जो नस्ल आपको वोट देती थी ना वो मादूम हो रही है, ख़त्म हो चुकी है। आपका लास्ट इलेक्शन है, आप इस लास्ट इलेक्शन में मेरी बात सुने, यजीद ने जब जुल्म किया था ना, उस टाइम पे सोशल मीडिया तो नहीं था ना, लेकिन तारीख आज भी उस पर लानत भेज रही है। आपने सारी ज़िंदगी ग्रेस से हुकूमत भी की है, आपने इस मुल्क को लूटा भी है, आप अगली आने वाली नस्लों और अपनी कब्रों के ऊपर लानतें क्यों दिलवाना चाह रहे हैं? तारीख के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आप आइन क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? अगर आज आप चलें 90 दिन में इलेक्शन आप नहीं करवाते, कल को इमरान खान की बारी आ जाएगी, वो नहीं करवाएगा, फिर आप क्या करेंगे? सर इन लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा? इन लोगों को आगे आने वाली नस्ल जब इस तारीख को पढ़ेगी ना, यकीन करें वो एक इमरान खान को गाजी पढ़ेंगे। ऐसी बात है ना, ठीक है ना। आप उसको, जिस बंदे को आप फितना कह रहे हैं ना, तारीख में उसने अपना नाम बड़े सुनहरी हरूफ में लिखवा लिया है। वो अवाम की बात कर रहा है ना कि भाई आप अवाम के मैंडेट को मानो, हाँ, जिसे अवाम चाहती है आप उसको लेके आओ, और उसका फैसला कैसे हो सकता है? इलेक्शन के जरिए। इलेक्शन लेकिन हम इलेक्शन से डरते क्यों हैं? अब हमारी वजूहत क्या है कि हमने जनाब आटा बिल्कुल सस्ता कर दिया। अब देखो आटा सस्ता कर दिया, लेकिन उसके ऊपर वो जो दमड़ी जाए, चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए, तो थोड़े से पैसे बचा लिए हमने। भाई आपके बिल डिस्ट्रीब्यूटर घर घर बिल देते हैं, तो आप यही आटा उन डिस्ट्रीब्यूटर को जिम्मे लगाते हैं, भाई यार वापडा वालो मेहरबानी, आप जहाँ पे बिल साथ लेके जा रहे हो ना, एक थैला आटे का भी लेके जाना है। उनके घर में आज आप आटा भी दे के आओ, भाई यार ये शहबाज शरीफ ने आटा भेजा है, जिसका दिल करे वो रख लेता, नहीं करे वो वापस कर देता। सर इस पे ना मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि वो एक शायर का मुझे नहीं पता, उसने लिखा है कि पहले बनते हैं मरने का सबब, लोग फिर बरसियां मनाते हैं। क्या बात कि आपने पहले कौम को वहाँ पे ला के खड़ा किया है कि उनके पास रोटी भी नहीं है, रोटी भी नहीं, अब आप आटा तकसीम करके लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, कराची का वाक़या मैं आज पढ़ रहा था कि वो एक सकीना नाम की खातून जिसका हस्बैंड जो है वो चारपाई पे बीमार पड़ा है, वो उसे कहीं से ये ख़बर मिलती है कि फ़लाँ फैक्ट्री में 2000 पर हेड के हिसाब से ज़कात दी जा रही है। वो अपनी 9 साला बेटी, महानूर उसका नाम है, उसको साथ लेकर चल पड़ती है। गेट के ऊपर रश बढ़ जाता है, और जैसे ही गेट ओपन होता है तो आगे जो फैक्ट्री का फर्श है वो गीला होता है, वो पाँव संभाल नहीं सकते। लोग जैसे ही दौड़ते हैं, कई ख़वातीन जो हैं वो उस भगदड़ में नीचे आ जाती हैं, कुचली जाती हैं। तो जब सकीना को होश आता है, वो भी बेसिकली उसमें कुचली जाती है, तो जब उसको होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में होती है, और उसके साथ वाले बेड पे उसकी 9 साल की महानूर जो है वो इस दुनिया में नहीं रही होती, इसको होश आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि रब को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है, बहुत ज़्यादा। आप उससे बड़ा इम्तिहान है। बात सब आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान, बहुत बड़ा इम्तिहान। आपके बच्चे भूख से बिलक रहे हों और आप कुछ भी ना कर सके, कोई मौका ही नहीं है। आप इस दुनिया में बंदा जीना ही नहीं चाह रहा होता। कई लोगों ने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, जो कि हराम मौत है। और जब आपको ये सारी ज़िंदगी वो महानूर को, वो छोटी सी महानूर को, 9 साल की को
और वो ख्वाहिशात अपनी वो माँ रोटी तो मिल जाएगी लेकिन वो बेटी नहीं मिलेगी। वो अपनी माँ के साथ जब रास्ते में जा रही थी, उसकी माँ बताती हैं कि वो मेरे साथ ईद की चूड़ियों की बातें करती जा रही थी। ओए होए ईद पे कौन सा सूट लेना है, होए। ईद पे मैंने ये जूता लेना है, 2000 जो मिलेगा वो मैंने रखना है, मैंने नेल पॉलिश लेनी है। क्या क्या ख्वाहिशात अपने वो साथ ले गई। वो जो मासूम बच्ची इस दुनिया से गई है, क्या वो सवाल नहीं पूछेगी? रब ताला ने पूछ लेना है हमसे, जब ये पूछना है कि तुमने क्या किया है जब मेरी मखलूक इस कदर आटे से भी तंग थी। उस पे बात पे मुझे याद आ रहा है कि हज़रत उमर फारूक ने कहा था कि अगर नहर फ़िरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो रोज़े क़यामत उमर के गले में पटा डाल के पूछा जाएगा कि तुम्हारे अहद हुकूमत में वो कुत्ता कैसे मर गया था। तो आज ये हुकूमत वक्त जो है ये होश के नाखन क्यों नहीं ले रही, क्यों गरीबों का इस्तेहसाल हो रहा है।